हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आइए अपनी लीगल करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला जजमेंट है रविदास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या बोला है, आइए जानते हैं। उन्होंने बोला है डीएनए एविडेंस इज नॉट कंसिडर्ड कंक्लूसिव प्रूफ इन रेप केसेस। यानी कि रेप केसेस में अगर डीएनए एविडेंस आता है तो हम उस डीएनए एविडेंस को कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानेंगे। आइए पहले ना थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं इस केस में हुआ क्या था। अब यहाँ पे एक गर्ल थी जिसने बोला है कि एक ए नाम का व्यक्ति है जो उसके साथ लंबे समय से रिपीटेड सेक्स कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है इस व्यक्ति ने, रेप किया है। गर्ल कह रही है एक ए नाम का व्यक्ति है जो लंबे समय से उसके साथ रेप कर रहा है और इस रेप की वजह से ये जो लड़की है ये हो गई प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट होने की वजह से जब इसने डिलीवरी करी तो एक लड़की पैदा हुई। ठीक, अब ये लड़की कह रही है कि ये जो बच्ची है ये है इसकी, जो लंबे समय से इसके साथ रेप कर रहा है। ए बोल रहा है मैंने इसके साथ कोई रेप नहीं किया। ठीक, अब क्या करना है, कोर्ट के सामने जब ये मैटर आया तो कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराया। डीएनए टेस्ट किसका, इस बच्ची का जो पैदा हुई है। अब जब डीएनए टेस्ट हुआ तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में आया कि जो ये ए नाम का व्यक्ति है ये इसका फादर नहीं है। ठीक, डीएनए टेस्ट में क्या आया कि ये जो ए नाम का व्यक्ति है जिस पे एलिगेशंस लगाए हैं, जो एक्यूज्ड है केस में, ये ए नाम का व्यक्ति इसका फादर नहीं है। यानी कि डीएनए टेस्ट में क्या आया, नॉट ए फादर। ठीक, अब जब डीएनए टेस्ट में ये आ गया तो जो ए है, जो कौन था एक्यूज्ड, वो गया हाई कोर्ट। ठीक, हाई कोर्ट में जाके उसने बोला कि साहब ये जो डीएनए रिपोर्ट आई है ये साफ साफ बताती है कि मैं फादर नहीं हूं, और जब मैं फादर नहीं हूं तो मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसको हटा दिया जाए और मेरे को क्या कर दिया जाए, मेरे को अब एक्विट कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। जो दोष मेरे पे लगाए हैं, जो इल्ज़ाम मेरे पे लगाए हैं उसको हटा दिया जाए और मुझे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, एक्विट कर दिया जाए। ये डिमांड थी ए की हाई कोर्ट से। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या कहा वो समझने से पहले तीन चीज़ें समझते हैं जो यहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प कर देगी। एविडेंस एक्ट में ना तीन चीज़ लिखी है, जिसमें लिखी है मे प्रिज्यूम, दूसरी चीज़ लिखी है शैल प्रिज्यूम, ठीक, एंड थर्ड चीज़ लिखी है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ, अभी कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है यही समझना है और आपको फिर जजमेंट समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम क्या होता है। मे प्रिज्यूम आप ऐसे समझे कि अगर कोई एविडेंस कोर्ट में आया तो उस एविडेंस को रिबर्ट करवाना है, झूठा साबित करवाना है या नहीं करवाना, वो डिस्क्रिशन है कोर्ट की। यानी अगर कोर्ट चाहे तो फर्दर एविडेंस मंगवा सकती है किसी भी पार्टी से, यानी डिस्क्रिशन पावर है कोर्ट की। शैल प्रिज्यूम में क्या है, शैल प्रिज्यूम में है कि अगर कोई भी एविडेंस कोर्ट में आया तो वो एविडेंस कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो डिस्क्रिशन की बात थी वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ वो एविडेंस कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब दूसरी पार्टी के पास चॉइस है कि वो उसको जब तक झूठा साबित नहीं कर देती कोर्ट उस एविडेंस को सच मानेगी। ये एक शैल प्रिज्यूम है। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि जब भी कोई एविडेंस कोर्ट में आया, ठीक, तो कोर्ट इस एविडेंस को कहेगी कि ये एविडेंस बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ अगर कोई पार्टी उसको झूठा साबित करना चाहे तो कोर्ट उसको मना कर देगी कि आपके पास ये अधिकार नहीं है, हम आपको अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप इस एविडेंस को झूठा साबित करें। यानी कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके रिगार्डिंग में अगर कोर्ट के सामने एविडेंसेस आ गए तो कोर्ट उस एविडेंस को बिल्कुल सही मानेगी और किसी भी पार्टी को ये अलाउ नहीं करेगी कि आप इस एविडेंस को झूठा साबित कर सकते हैं। यानी एविडेंस आ गया तो ये सच्चा है
और ये कंक्लूसिव प्रूफ हो गया। पार्टी को बोल देगी कि आपके पास ये कोई भी पावर नहीं है, कोई राइट नहीं है कि आप इस एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकें या इसको झूठा साबित कर सकें। ये होता है कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक, कि एक बार एविडेंस कोर्ट में आ गया किसी फैक्ट से रिलेटेड, तो कोर्ट ये मान लेगी कि वो जो फैक्ट है वो ऐसा ही हुआ है, वो सच्चा फैक्ट है, और पार्टी के पास ये कोई भी अधिकार नहीं है कि उस फैक्ट से रिलेटेड कोई दूसरा एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करे। ये होता है कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ, जो ए नाम का व्यक्ति था जिसने बोला कि जो डीएनए रिपोर्ट आई थी और इस डीएनए में मैं उसका फादर नहीं हूं, तो जब मैं फादर नहीं हूं तो आप क्या करें, हाई कोर्ट से क्या रिक्वेस्ट थी कि मुझे एक्विट कर दीजिए। ये चाहता था ए जो एक्यूज था, बट हाई कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट ने बोला है ठीक है ये आपकी बात सही है कि डीएनए रिपोर्ट में आप फादर नहीं है, तो आप फादर नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट हम इस डीएनए रिपोर्ट को, हाई कोर्ट ने क्या बोला, हम इस डीएनए रिपोर्ट को कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मान सकते। हम इस डीएनए रिपोर्ट को क्या नहीं मान सकते, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानेंगे। मतलब कि अगर इन केस कोर्ट ये कह देती कि हम इस डीएनए रिपोर्ट को कंक्लूसिव प्रूफ मानेंगे, तो इट मींस कोर्ट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता कि अगर ये कंक्लूसिव प्रूफ है तो मतलब कि ए नाम के व्यक्ति ने रेप नहीं करा, और हम अब लड़की को भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो कोर्ट में कोई भी एविडेंस लेकर आए ए के अगेंस्ट। इसका मतलब यही होता ना अगर डीएनए रिपोर्ट को कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता। बट यहां पे कोर्ट ने क्या कहा कि हम इस डीएनए को कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानेंगे, यानी कि अभी भी उस लड़की के पास चांसेस हैं कि वो कोर्ट में साबित कर दे, कैसे भी साबित करे, कोई और एविडेंस लेकर आ जाए कि ए ने उसके साथ रेप किया है, और जब रेप किया है तो उसको कन्विक्शन हो, उसको पनिशमेंट मिले। तो कोर्ट ने क्या बोला है, भले ही आप सही है कि डीएनए रिपोर्ट आपके अगेंस्ट नहीं आया, आप फादर नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने रेप नहीं किया। यानी कि वुमेन के पास अभी भी चांस है कि वो अगर चाहे तो कोई और एविडेंस लेके ये प्रूव कर दे कि आपने रेप किया है। तो कोर्ट ने यही बोला है कि डीएनए रिपोर्ट जो है वो आपकी एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाता इन रेप केसेस। ठीक, नेक्स्ट जजमेंट है प्रशांत सिंह एंड अदर्स वर्सेस मीना एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दैट सेक्शन 49 ऑफ यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट डज नॉट प्रिक्लूड द जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इन डिटरमाइनिंग ओनरशिप ऑफ राइट्स। इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। इस केस में हुआ क्या था, इस केस में था कि एक ए नाम का व्यक्ति था और इसके 3 लड़के थे, S1, S2, S3, और जो S3 था इसका भी एक बेटा था S3S। ठीक, बट कुछ टाइम बाद ये जो S3 है ये मर गया। ठीक, और इसके मरने के बाद ये कहीं, जो इसका बेटा था ये भी कहीं गायब हो गया, यानी कि जिस गांव में रहते थे उस गांव में था नहीं, काफी टाइम से ये कहीं मतलब ढूंढा इसको और ये मिला नहीं। अब क्या होता है, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट में क्या होता है कि आपकी जो अलग अलग जगह पे जो आपकी खेती की ज़मीन है अगर वो बिखरी हुई है, तो इस एक्ट के माध्यम से आपकी जो ज़मीन है उसको इकट्ठा किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए। इस एक्ट का ये उद्देश्य है। ठीक, तो जब ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी, यानी जब कंसोलिडेशन, जो ये ऑफिसर काम करता है इस एक्ट में कि आपकी सारी ज़मीनों को इकट्ठा करके एक जगह आपको दे दिया जाए, वो जो काम करता है उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफिसर। तो जब इस एक्ट के तहत ये प्रक्रिया चल रही थी कि आपकी सारी ज़मीन को एक तरफ कर दिया जाए, तो जो ए नाम के भाई साहब, ये जो S1 नाम के भाई साहब हैं, ये कहाँ गए, ये गए कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास, और इन्होंने कंसोलिडेशन ऑफिसर से क्या कहा कि देखो जो मेरे पिताजी थे उनके 3 बच्चे थे, जो ये वाले S3 वाले भाई साहब हैं ये तो गए मर, इनका जो बेटा था ये काफ़ी टाइम से मतलब सुना नहीं गया, इसको भी आप मान लीजिए कि ये मर ही गया है। बट कंसोलिडेशन ऑफिसर ने क्या करा, इंक्वायरी बैठाई, ट्राई करा कि ये कहीं ना कहीं मिल जाए, बट ये मिला नहीं। तो कंसोलिडेशन ऑफिसर ने क्या करा कि ठीक है ये जो प्रॉपर्टी है ये आप तीनों के बीच में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब इन्होंने कर दी डिवाइड। डिवाइड करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वही डिवाइड करने के बाद ये मैटर पहुंचा
नहीं, डिवाइड होने के बाद जो ये थे ना S3S जो गायब हो गए थे, ये एकदम से हो गए प्रकट। ये हो गए एकदम से प्रकट। अब जब प्रकट हुए तो इन्होंने कहा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है प्रॉपर्टी का, ये जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरा भी इस प्रॉपर्टी में अधिकार है। ठीक, इन्होंने क्या करा, इन भाई साहब ने सिविल कोर्ट में केस फाइल करा, और केस फाइल करने का उद्देश्य क्या था? केस फाइल करने का उद्देश्य था कि मेरी प्रॉपर्टी भी ये डिक्लेयर किया जाए कि मेरा भी इस प्रॉपर्टी में अधिकार है। यानी वो चाहते थे कि ये उद्घोषणा की जाए, ये डिक्लेरेशन की जाए कि ये जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये गलत हुआ है और इस प्रॉपर्टी में मेरा भी अधिकार है। सिविल कोर्ट ने यही कहा। इन्होंने जो S3S था उसके फेवर में डिक्लेरेशन दे दी कि हाँ आपकी भी ये प्रॉपर्टी सही है। ठीक, बाद में क्या हुआ, जो पार्टीज थी ये गए सुप्रीम, जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पार्टीज तो ये कह रहे थे कि ये जो मैटर है सिविल कोर्ट में दायर ही नहीं हो सकता, क्योंकि यूपी कंसोलिडेशन एक्ट के तहत ये सिविल कोर्ट में दायर नहीं हो सकता, और इस वजह से ये जो डिक्लेरेशन की गई है S3S के फेवर में ये गलत है। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 49 के तहत अगर कोई भी आप डिक्लेरेशन करते हैं तो वो जो डिक्लेरेशन है वो बिल्कुल सही है और वो सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन में ही आती है। जैसे हम सेक्शन 34 ऑफ SRA में डिक्लेरेटिव डिक्री लेते हैं ना, उद्घोषणा करवाते हैं कि मेरा अधिकार है, इसको डिक्लेयर किया जाए, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिविल कोर्ट के पास भी ये अधिकार है कि वो सेक्शन 49 में अपनी डिक्लेरेशन कर सकती है अपनी सिविल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट जो जजमेंट है उसका नाम है स्नेहा देवी एंड मोहम्मद शदब खान, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या लिखा है? द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिटरमाइंड दैट ए मुस्लिम मैन हु इज लीगली मैरिड टू अ वाइफ कैन नॉट असर्ट ए राइट टू लिव इन रिलेशनशिप। अब इस केस में हुआ क्या था? ये एक ए नाम के व्यक्ति थे, इनकी शादी हुई और शादी बिल्कुल लीगली हुई थी, किससे? बी से। ठीक, अब जब शादी लीगली हो गई तो ए और बी से एक बेबी पैदा हुई और इनकी एज थी 5 ईयर्स, यानी इस बच्चे की क्या एज थी? 5 साल की। यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा था। अब क्या हुआ बाद में, जो ये ए थे और ये ए और बी दोनों मुस्लिम कम्युनिटी से थे, ये याद रखना, ए और बी मुस्लिम कम्युनिटी से थे। बाद में क्या हुआ? ए, यानी इनको हम मेल मान लेते हैं और ये फीमेल। कुछ टाइम बाद ए ना सी तो डी, ये थी हिंदू, डी जो थी वो थी हिंदू फीमेल। तो ए और डी के बीच में लव हुआ और इन्होंने डिसाइड करा, ए और डी ने मिलकर, कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, और ये रह भी रहते। बट ये बात किसको सही नहीं लगी? बी को। बी ने कोर्ट में केस फाइल करा और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही कहा है कि जो ये ए है, ए की शादी बी से हुई है और ये शादी कैसी है? लीगल। और इस शादी के तहत आपसे आपका एक बेटी भी हुई है जो 5 साल की है। ठीक, तो आपके पास एक कोई भी अधिकार नहीं है कि आप इस शादी को छोड़कर किसी और महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहें। बट ए ने बोला कि मेरा ये आर्टिकल 21 के तहत अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं किसी के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता हूँ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल आपका राइट है, हम मानते हैं आपका फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, बट ये राइट आपका तब होता अगर आपकी शादी नहीं हुई होती। आप क्या होते? आप होते सिंगल। आप सिंगल थे तो आपका अधिकार था कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते थे। ठीक, और आपका ये भी अधिकार था कि आप पुलिस प्रोटेक्शन भी ले सकते थे सोसाइटी से, या अपनी फैमिली के अगेंस्ट आप पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी क्लेम कर सकते थे। बट कोर्ट ने क्या बोला? ये तभी पॉसिबल था अगर आप हो सिंगल, बट इस केस में आप क्या हो? आप हो मैरिड।
आप कह रहे हो कि मेरा आर्टिकल 21 में ये अधिकार है कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता हूँ, बट जो आपकी वाइफ थी बी, जो आपकी वाइफ थी बी, इसका अधिकार कहाँ गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही बोला कि आप अपना अधिकार मांग रहे हैं आर्टिकल 21 के तहत, तो आर्टिकल 21 के तहत जो बी का अधिकार है वो कहाँ गया? ऐसा तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता कि एक का अधिकार काट के, एक को हम हानि पहुंचा के दूसरे को हम अधिकार देते हैं। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये मुस्लिम मेल थे उनको मना कर दिया कि आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते अगर आपकी शादी लीगल तरीके से हुई है। ठीक, तो ये याद रखना, केस का नाम है स्नेहा देवी एंड मोहम्मद शदब खान। नेक्स्ट एंड लास्ट जजमेंट, मिसिस भूमिका बेन एंड मोदी वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जानते हैं? यहाँ पे लिखा है द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट व्हेन द इंश्योर्ड रिसीव्स द फर्स्ट प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट इट कैन बी प्रिज्यूम दैट द इंश्योरर एक्सेप्टेड द पॉलिसी। यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं केस का। एक ए नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस ली, ठीक। अब इन्होंने क्या करा, एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। लेट्स सपोज 9 तारीख को इन्होंने एक पेमेंट करी, पहली पेमेंट मान लेते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो लाइफ इंश्योरेंस थी उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन्होंने सबमिट करी, ठीक। जब इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट कर दी तो जो लाइफ इंश्योरेंस यानी जिस कंपनी की इन्होंने इंश्योरेंस लिया उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक रिसिप्ट भी दे दी, किसको? रिसिप्ट टू ए, 9 तारीख को। अब जब 9 तारीख को रिसिप्ट दे दी तो लेट्स सपोज 15 तारीख को लाइफ इंश्योरेंस जो इन्होंने ली है वो क्रिएट हो गई, बन गई, डॉक्यूमेंट्स में चढ़ गई, ठीक। पहले तो 9 तारीख को जो ए थे उन्होंने पेमेंट करी अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी तो कंपनी ने एक रिसिप्ट इशू करा और ये रिसिप्ट ए को दे दी 9 तारीख को। 15 तारीख को जो लाइफ इंश्योरेंस को जो पैसे मिले थे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली थी, उसके बाद उन्होंने एक इंश्योरेंस बनाया, यानी डॉक्यूमेंट्स बनाए कि हाँ इस व्यक्ति के फेवर में हमने लाइफ इंश्योरेंस क्रिएट करी है, ठीक। बट यहाँ पे हुआ क्या, 13 तारीख को जो ये ए नाम के व्यक्ति थे इनकी हो गई डेथ, इनकी हो गई डेथ। डेथ कब हुई? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद और जो लाइफ इंश्योरेंस क्रिएट हुई थी उससे पहले। अब जब इनकी डेथ हो गई तो जो लाइफ इंश्योरेंस ए ने ली थी, यानी कि अब इनके बच्चे और इनकी वाइफ क्लेम कर रहे थे कि जो भी अमाउंट बनता है लाइफ इंश्योरेंस के तहत वो उनको दिया जाए। बट कंपनी ने क्या बोला कि हम आपको पैसे नहीं देंगे क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस अभी एग्जीक्यूट ढंग से हुई नहीं थी, प्रॉपर लीगली एग्जीक्यूट हुई नहीं थी, क्योंकि बना कब है? 15 तारीख को, और उनकी डेथ कब हुई है? 13 तारीख को। तो इस वजह से हम आपको पैसे नहीं दे सकते। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पेमेंट दी गई है वो दी गई है 9 तारीख को, ठीक। जो पेमेंट दी गई है वो कब दी गई है? 9 तारीख को, और 9 तारीख को ही आपने रिसिप्ट भी इशू कर दी। 9 तारीख को पेमेंट दी गई और 9 ही तारीख को आपने रिसिप्ट इशू कर दी और ए को दे दी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है। अगर आपको दिक्कत थी, आपको ये था कि हमको 15 को ही अपनी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो आप 15 को रिसिप्ट इशू करते, बट आपने 9 तारीख को ही रिसिप्ट इशू करी है ए के फेवर में और आपने ए को रिसिप्ट भी दी है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आपका 9 तारीख को ही क्रिएट हो गया है। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने किस तारीख को लाइफ इंश्योरेंस की डॉक्यूमेंटेशन करी है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपको ये था, आपको टर्म्स कंडीशंस थी, तो आप उनको पहले बोलते, आप रिसिप्ट इशू नहीं करते। आपने रिसिप्ट इशू कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस के जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं, जो भी लाइबिलिटी है, वो अब आपकी हो गई कि हाँ उसमें जो लिखा है हम मानते हैं, अगर आपकी डेथ हो गई तो हम आपको जो भी अमाउंट बनता है हम आपकी फैमिली को देंगे। वो आपने कैसे एक्सेप्ट करी? वो आपने रिसिप्ट इशू करके ही तो करी है। अगर आपको प्रॉब्लम थी आप रिसिप्ट इशू मत करते। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया है। क्या बोला एक बार पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट व्हेन इंश्योर्ड, यानी कि जिसने पेमेंट करी है उसे बोलते हैं इंश्योर्ड,
जब व्हेन इंश्योर्ड रिसीव्स द फर्स्ट प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट, इट कैन बी प्रिज्यूम दैट इंश्योरर है एक्सेप्टेड द पॉलिसी। यानी कि जब इंश्योर ने जिसने पैसे दिए उसको रिसिप्ट मिल जाती है, तो ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने उसने टर्म्स और कंडीशंस जो पॉलिसी के अंदर आती हैं वो एक्सेप्ट कर ली है। और जब एक्सेप्ट कर ली है एज अ रिसिप्ट देकर, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आपकी लाइबिलिटी बनती है कि जो अमाउंट बनता है वो आपको उसकी फैमिली को रिटर्न करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में इतनी जजमेंट्स थे। आई होप आपको ये जजमेंट समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।